नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज मैं आप लोगों के लिए आज ये जो मैं कहानी आप लोगों के लिए लाई हूँ, ये तो एक रूपकथा की कहानी है ही। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि ये जो किताब जिससे मैं पढ़ने जा रही हूँ, ये पहले हिंदी में लिखा गया था। लिखी गई थी और फिर इसकी वंगानुवाद की गई है बहुत सालों पहले। और जब मेरे पास ये वंगानुवाद की हुई ये जो किताब है ये मिली, मेरे पास आई, तो मैं आज उसको फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, है ना। तो जो ओरिजिनल जो आदि जो किताब थी, उस किताब की नाम है विश्व की श्रेष्ठ लोक कथाएं, जिसके लेखक है हिमांशु जोशी। और मैं जिस किताब से पढ़ रही हूँ, जब बंगानुवाद की गई तो उस किताब की नाम हुई पृथ्वी शेरा रूपकथा। और इस बंगानुवाद को किए हैं माया गुप्तो ने। अच्छा, सबसे पहले जब पब्लिश हुई थी वो थी 1907 में। और जब मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर पब्लिशिंग की दो अलग अलग ईयर दिख रहा है, तो शायद ये बंगानुवाद जब हुई, बांग्ला में ट्रांसलेशन बंगानुवाद जब हुई, तो वो पब्लिश हुई थी सितंबर 1985 में। तो चलो बच्चों, आज हम यहाँ से इस किताब से, अच्छा, ये जो प्रकाशित हुई है, ये प्रकाश किए हैं तथ्य और वेतार मंत्रक भारत सरकार ने। तो अब चलें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईरान की एक लोक कथा, यानी कि रूपकथा। और उस रूपकथा की नाम क्या है, चलो देख लेते हैं। नाम है फेरीवाला ज्योतिषी, यानी कि फेरीवाला फेरीवाला वो लोग होते हैं जो लोग वो रास्ते में टोकरी लेके जाते हैं, फल वाले सब्जी वाले जैसे होते हैं, वैसे फेरी वाला जो लोग फेरी करते फिरते हैं। फेरी करना मतलब जो लोग सामान बेचते हैं, जिनके पास कोई एक परमानेंट एकदम स्थायी कोई दुकान नहीं होती, है ना। और ज्योतिषी तो ज्योतिषी है, ये हो सकता है कि कोई फेरी वाला ऐसे ही ज्योतिषी बन गए, या कोई ज्योतिषी फेरी वाला बन गए। क्या हुआ है हम लोग जान लेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हाँ, यहाँ पर एक फेरी वाला तो दिख रहा है, देखो, अच्छा वाला, एक पगड़ी पहने हुए हैं, उसके बगल में एक लड़की बैठी है, और फेरी वाला एक सतरंजी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके सामने कुछ किताबें रखे हुए हैं, और उनके बैकग्राउंड में देखो कुछ नारियल के पेड़ जैसा लग रहा है, और एक दुकान है, जैसे हम लोगों का किराने का शॉप होता है ना, वैसा वाला, है ना। तो चलो बच्चों, हम जान लेते हैं ये कहानी किसकी है। तो एक समय की बात है जहाँ पर एक फेरी वाला था। वो बहुत ही गरीब था और बहुत ही परिश्रम करके कैसे ना कैसे उसका दिन वो गुजारता था, और जो भी कमाई होती थी कैसे ना कैसे वो और उसकी बीवी अपना पेट चला लेते थे। तो एक दिन फेरीवाला का जो बीवी है, फेरीवाला की जो बीवी है, वो जो कॉमन जो बाथरूम्स होते हैं, सही बोलूँ कि ये कॉन्सेप्ट आज अमेरिका में जाओगे या कोई बहुत बड़े वाले देश में जाओगे तो वहाँ पर बहुत कॉमन है कि भाई कॉमन बाथरूम्स प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर रखा जाता है। जहाँ पर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, करते करते आपको लगा कि अरे नहा धोना करना है, तो वो लोग विथ पेमेंट दे कैन डू। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी था। मोहनजोदारो हड़प्पा में की जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी ऐसे मिला था कि कॉमन बाथरूम, स्नानागार जिसको कहते हैं। तो फेरीवाला की जो बीवी है वो वहाँ पर नहाने के लिए गए थे। तो उनका नहाना पूरा भी नहीं हुआ, अचानक से वहाँ की जो परिचारिका है या दासी है, जो वहाँ के केयर टेकर है, वो अचानक से सबको बाहर निकालने के लिए बोलने लगे, अरे खाली कर दो, ये जगह आप लोग खाली कर दो। तो अब ये सोची कि क्या हुआ, आधा अधूरे होके क्यों मैं निकलूं। तो फिर जब निकल तो वो गए, फिर वो पूछने लगे कि हुआ क्या है। तो उनको पता चला कि जो राज ज्योतिषी हैं उनकी बीबी नहाने के लिए आ रही हैं, तो इसीलिए वो जगह को साफ सुथरा रखने के लिए वो लोग सबको निकाल रहे हैं ताकि वो लोग साफ कर पाए। तो
अब आधा अधूरा नहाने से किसको मन प्रसन्न होता है, तो वो बहुत गुस्सा हो गई। और जब घर लौटी तो जब रात को फेरी वाला लौटा तो वो उसके ऊपर भड़क के बोलने लगी कि तुम ज्योतिषी नहीं बन पाए हैं, तो मुझे ये सारे फालतू चीज़ें सहना नहीं पड़ता, मेरे समाज में भी कुछ इज्जत बढ़ जाती। तो फेरी वाला बोले अरे मैं कैसे क्या करूं, मुझे विद्या आती थोड़ी ना है, आता थोड़ी ना है, तो तुम सीख क्यों नहीं लेते? इस इस प्रश्न का क्या जवाब दे? तो फिर वो बोले मैं कैसे सीखूं, बोलो। तो बीवी गुस्से में आके कहने लगी कि तुम अगर नहीं ज्योतिष सीख सकते हो तो तुम मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो। अब भाई बीवी अगर तलाक देने पे उतारू हो गई है तो तब क्या करे इंसान। तो इसीलिए वो फेरी वाला क्या किया, इधर उधर से वो कुछ कैसे ना कैसे वो स्वांग रचा पाए इसकी वो व्यवस्था करने लगा। एक सतरंजी खरीद कहीं से जुगाड़ की, एक चद्दर ले लिए, कुछ कागज़ ले लिए और फिर एक बैठने के लिए एक जगह ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते उसी कॉमन पब्लिक जो बाथरूम है, मतलब जो स्नानागार है, उसी के सामने वो फुटपाथ में वो बैठ गया। और फिर बैठ गया, फिर क्या हुआ चलो जानते हैं। तो वो तो जानता ही नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ स्वांग रचा के बैठा हुआ था। अब उसी दिन उस स्नानागार में राजकुमारी भी आई थी। मतलब ये हमें पता चल रहा है कि कॉमन जो बाथरूम होती थी उस समय, वहाँ पर राजा, वजीर, भिखारी, हर कोई का कॉमन एक्सेस था, राइट। तो हर कोई जा पाते थे, अच्छी बात है। तो जो स्नानागार है उसमें राजकुमारी आई थी, तो वो नहाने से पहले अपने हाथ की सबसे कीमती अंगूठी जो है वो अपने दासी को रखने के लिए दी। उनको लगा था शायद कि कुछ खो हो जाए तो अब क्या करे भाई, वो दासी सोची कि ये तो बहुत कीमती अंगूठी है, अगर खो गया तो मेरा तो 12 बज जाएगा, 12-14 जो भी बजना है बच जाएगी। तो वो उसने क्या किया, एक कहीं पर छोटा सा उसको एक होल दिखा, उसमें वो अंगूठी को छुपा दी और फिर कुछ बाल उसमें रख दी ताकि वो समझ पाए, जब भी उसको ढूंढने लगे, मतलब उसको चाहिए तो वो ढूंढ पाए। वो छुपा के रख दी और फिर जब राजकुमारी स्नान करके नहा धो के निकल के अपनी अंगूठी मांगी, ये हमारी जो दासी है वो तो भूल गई है। उतने देर में वो तो डर गई। अब राजकुमारी के पास तो खूब सारे अंगूठी थी, लेकिन इस जैसी और कुछ नहीं थी, इसीलिए वो इतनी केयर करती थी। तो दासी तो बहुत डर गई, क्या होगा क्या होगा, वो डर के मारे इधर उधर भागती रही। फिर उसको वो फेरी वाला ज्योतिषी दिखी, तो और वो जाके बोले आप गिन के बता दो कि मैंने कहाँ रखा है, मैं तो भूल गई। अब ये तो डर गया डर के सोच रहा है भाई अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ आता वाता कुछ नहीं है। तो वो चुपचाप बैठा रहा, सोचते सोचते वो धीरे धीरे कहने लगा कि देखो मुझे सिर्फ दिख रहा है, क्यों, मतलब उसको दासी के ऊपर जो जो दिखा वो सिर्फ वही वर्णन करने लगा और कहने लगा देखो, मतलब उसको क्या दिखा हम पहले से जान लेते हैं कि दासी की जो ओढ़नी थी उसमें एक छेद था और उस छेद से उसके सुनहरे बाल निकल के लटक रहे थे उसके कंधे के ऊपर। और इसी चीज़ को हमारी जो ज्योतिषी है उसने वर्णन कर दी कि मुझे तो सिर्फ एक छेद दिख रहे हैं और उससे सुनहरे बाल दिख रहे हैं और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो जहाँ तक बोले दासी को याद आ गई, वो तो उछलते कूदते हुए वो अंगूठी लेके राजकुमारी को दे दी। और फिर सारे व्याख्यान जब कर दी तो राजकुमारी बहुत खुश होकर अपने पिताजी के पास सारे व्याख्यान कर दी। तो पिताजी उनको बुला लिए, मतलब राजा ने बुला लिए और हमारे फेरी वाला ज्योतिषी को एक पद दे दिए, राज दरबार में एक ज्योतिषी का पद दे दिए। अच्छी बात है भाई। अब ये जो है इससे तो जो फेरी वाला की जो बीवी है वो तो बहुत खुश हो गई, लेकिन हमारी जो फेरी वाला है उसके तो भाई प्राण पखुड़े उड़ने के लिए तैयार थे कि वो सोचने लग गया अब कभी ना कभी तो भाई सबको पता चल ही जाएगा, अब क्या करे। तो और उस दिन तो उसके प्राण पखुड़े हैं, तब उड़ेगा नहीं, जस्ट खत्म हो जाएगी, मर जाएगी। तो ऐसे ही कुछ दिन जाए, एक दिन अचानक से हुआ क्या कि राजमहल में कुछ चोरी हो गया।
बहुत सारे चोरी हुआ था। और तब राजा ने ज्योतिषी को बुलाए और हुक्म किए कि 40 दिनों के अंदर अगर चोरों का संधान तुम नहीं कर पाओगे तो भाई तुम्हारा तो गर्दान, मतलब तुम्हारा तो सर धड़ से अलग हो जाएगा। ज्योतिषी घर वापस आए, डर के मारे वो सोचने लगेगा अब क्या होगा, अब क्या होगा। वो अपनी बीवी को सब कुछ बोले। उसके बाद बोले देखो 40 दिन ख़त्म होते ही हम लोग शहर छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं तो मेरा मुंडी तो मेरे क्या बोले कंधे के नीचे आ जाएगा नीचे। तो इसके बाद 40 दिन के हिसाब में कुछ भूल ना हो, इसीलिए वो एक मिट्टी के हांडी में 40 खजूर आके रख के अपने बीवी को दी और बोली कि तुम हर एक दिन मेरे लिए हर रात को एक एक करके खजूर मुझे देते जाना, ताकि मुझे पता चले कि 40 दिन कब ख़त्म होने वाली है। जिस दिन ख़त्म हो जाएगी उसी दिन हम इस शहर छोड़ के भाग जाएंगे। अब कोइंसिडेंस बोलो, बाय चांस ऐसा था कि वो चोर जो थे ना, वो लोग भी 40 ही थे, मतलब वो भी 40 ही थे नंबर में। तो वो लोग ठीक किए कि हर रोज़ वो ज्योतिषी के घर पे पहरा देंगे, ताकि उनको भी पता चले कि ज्योतिषी कर क्या रहे हैं। तो पहले दिन रात को एक चोर आए, वो चोर आया और वो आकर वो पहरे दे रहे थे, दे रहा था। और इसी बीच में फेरी वाला की बीवी उनको एक खजूर दिए और फेरी वाला बोले ये 40 में से ये पहला है ना, बस इतना ही बोले। और बीवी बोली हाँ। ये सुनने के बाद वो चोर गया अपने दलपति के पास, मतलब सरदार के पास, और वो कहा कि ऐसे ऐसे बोले पता है तो ये ज्योतिषी एवे एरा गैरा नथु कहरा नहीं है, ठीक है। तो वो उसको पता है कि कोई एक आया है। ऐसे ही हर एक दिन एक एक करके चोर आए, पहरे दे, और हर कोई डर के मारे वो वापस जाता जाए। तो 40वें दिन उनके जो सरदार है वो वहाँ पर गया खबर लेने, और जहाँ और उसी दिन सबसे बड़ा वाला जो खजूर वो ही एक लौता बचा हुआ था। तो बीवी बोली, फेरी वाला की बीवी बोली कि मैं ये आखिरी दिन के लिए सबसे बड़ा खजूर को संभाल के रखी थी, खजूर नहीं खजूर को संभाल के रखी थी, ये आखिरी वाला है। उसने ऐसे बोला, वो ऐसे बोली कि ये आखिरी है, आखिरी, ये सबसे मोटा है, बड़ा है, ये इसीलिए मैंने रखा है। तो अर्थ कुछ और था, लेकिन हमारे ये जो बीवी है वो ऐसे बोली। तो फेरी वाला भी बोले हाँ ये यही है। तो शहर छोड़ने की ये आखिरी, मतलब आखिरी जो दिन है इसको वो करने के लिए। तो ये जो आखिरी खजूर है ये सबसे बड़ा है, मोटा है ये जहाँ तक सब कुछ, ये तो इन दोनों के बीच में अर्थ था। लेकिन जो चोर था, चोरों का जो सरदार था, उसको समझ में नहीं आया। वो तो डर के मारे उसके पैर में आके गिर पड़ा और बोलने लगा कि आपके पास हम सब कुछ वापस कर रहे हैं, हम लोग और कभी चोरी नहीं करेंगे, फलाना फलाना सब कुछ बोले। और ज्योतिषी तो बहुत अवाक होकर देखने लगे, भाई क्या हो गया, हम लोग तो शहर छोड़ के भागने की सोच रहे थे, ये चोर तो खुद ब खुद आके मेरे पास सब कुछ वापस कर रहा है। तो जो भी है, ज्योतिषी कुछ बोला नहीं, वो सारे सामान राजा को वापस कर दिए। राजा भी बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद, अच्छा राजा तो खुश हुए, ठीक है ना। इसके कुछ दिन अच्छा, लेकिन राजा इस पहले जितना पुरस्कार दिए थे उससे भी ज़्यादा पुरस्कार ज्योतिषी को दिए। इसके कुछ दिन बाद राजा शिकार पे गए थे। वहाँ पर घास के ऊपर एक फोड़िंग मतलब आप लोग फोड़िंग को क्या कहोगे, ड्रैगन फ्लाई, इसका अंग्रेजी है ड्रैगन फ्लाई। तो वो जो फोड़िंग है उसको, मतलब ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए वो चेष्टा करने लगे। पहली बार नहीं कर पाए, दूसरी बार भी नहीं कर पाए, लेकिन तीसरी बार वो अपने मुट्ठी के अंदर रख पाए। वो खुश होकर हंसते हंसते ज्योतिषी को पूछे, बोलो तो मेरे मुट्ठी के अंदर है क्या
ज्योतिषी तो सोचने लगा कि अरे भाई, कहाँ मैं क्या फंस गई, कहाँ मैं फंस गया। वो घबरा के राजा के हाथ की मुट्ठी को देखने लग गया और फिर बहुत धीरे धीरे बोलने लगा। पहले बार तो जैसे तैसे बच गया था, दूसरी बार भी लक बहुत अच्छा था, लेकिन आज राजा के हाथ से बचना संभव नहीं हुआ, तीसरी बार तो नहीं हुआ। ये बात सुनकर राजा तो बहुत खुश हो गया, वो बहुत सारा पुरस्कार दे दिए। अब एक दिन ना एक दिन तो वो पकड़ में आएगा ही आएगा, है ना। तो वो सोचा कि चलो एक काम करते, मैं पागल हो जाने का स्वांग रचाता हूँ, इससे तो मैं बच जाऊंगा ना। ये सोचकर एक दिन वो उसी स्नानागार में नहा रहा था और तभी वो पागल हो गया, ये अभिनय करके पूरा नंगा होकर दौड़ते हुए राज दरबार में घुस गया और घुस के राजा को वहां से खींच के बाहर लेके आ गया। उसने सोचा अब तो सही साट गया है, ये एकदम सही काम हुआ है, अब तो सारे लोग मुझे पागल सोच लेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हुआ क्या है, राजा को जहां तक वो ज्योतिषी खींच के बाहर निकाला, वहां तक वो राज दरबार का जो छत है वो गिर के नीचे गिरा और कुछ लोग तभी के तभी उस मलबे के नीचे दब के मर गए। तो सारे लोग तो बहुत खुश हो गए। वो लोग सोचे कि सोचो ज्योतिषी कितना देशभक्त है, वो राजा को बचाने के लिए नंगा दौड़ा था, है ना। और मतलब सारे लोग उसको धन्य धन्य करने लगे। इतना प्रभु भक्त तो दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। और राजा काल विलंब ना करके उसको प्रधान ज्योतिषी बोल के घोषणा कर दिए। और इससे खुशी में फेरीवाला की जो बीवी है वो तो भाई फुदकने लग गई। अब वो जब भी कॉमन बाथरूम में, मतलब साधारण स्नानागार में जब भी वो नहाने जाती, सारे लोग वहां पर उसको सम्मान के साथ देखते थे। ठीक जैसे ही पहले वाले जो राज ज्योतिषी थे उसके जो बीवी थी उनको जैसे सारे लोग सम्मान देते थे। तो हमारी कहानी तो यहाँ पर ही खत्म हुई। लेकिन हमें ये नहीं पता, हमको ये नहीं पता कि हमारे फेरी वाला राज ज्योतिषी का आखिर तक क्या हुआ था। लेकिन आज जाने से पहले ये बोलूंगी, वही होता है जो भाग्य में लिखा हुआ होता है। मतलब जो भगवान की इच्छा है, जो गुरु के आशीर्वाद से होना है, जो माँ बाबा के आशीर्वाद से होना है। इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ जितना काम है उतना हम कर सकते हैं। वैसे हम वही करते हैं जो वो चाहते हैं, है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही। अच्छे से रहो, खुश रहो, टाटा।